अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट हंगामा PSL सीजन 6। आई एम योर होस्ट तौकीर खालिद और बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। हंगामा अपने रूज पर है, तमाशाई अपना मैच, अपने फेवरेट प्लेयर्स और जो है सारी परफॉर्मेंसेस देखने के लिए कराची क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हो रहते हैं। कल जिस तरह से खेले गए दो मैच कल खेले गए, लाहौर कलंदर वर्सेस ज़ल्मी, जो कि लाहौर कलंदर ने 4 विकेटों से ये मैच जीता। जबकि दूसरे मैच की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान ने ये मैच खेला और इस्लामाबाद ने 3 विकेटों से शिकस्त दी। अच्छा, अब बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले हम बात करेंगे आज के मैचेस के हवाले से। आज के मैच की बात कर लेते हैं तो लाहौर वर्सेस कोयटा। अब देखते हैं कि ये तो हमारे पैनलिस्ट ही बताएंगे, हमारे एनालिस्ट ही बताएंगे कि ये मैच में क्या होने वाला है। उनकी अपनी प्रेडिक्शंस होंगी। आपको गेस्ट से मिलाते चलते हैं। मेरे राइट साइड में बैठे हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वन मैन शो, हारून रशीद साहब। थैंक यू सो मच सर। सर, आप शो में होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना आपका एक्सपीरियंस है आपसे बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। अभी तो काफ़ी ट्रांसमिशन बाकी है। और मेरे लेफ्ट साइड पे क्रिकेट ब्लॉगर, एनालिस्ट, कमेंटेटर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत। नसीम भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बोले, आफ्टरनून बोले, अरुण भाई क्या बोले, वैसे दरमियान में चल रहे हैं हम जी। कोई बोले ना बोले, बल्ले चल रहे हैं, रन्स हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं और तमाशा ही सबसे बड़ी बात ये है कि बैट चल रहे हैं। मुझे बैट चलता हुआ अभी तक दिखाई नहीं। रिजवान में बैट चल रहा है नहीं, लेकिन जो टीमों का स्कोर है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची की कंडीशन में। इवन दिन के मैच में भी अगर टीम 140 रन स्कोर कर रही है, हाईएस्ट स्कोर अब तक 150 रन स्कोर किया है, तो आप अंदाजा करें जो चेस हो गया, यानी अब तक वो परफॉर्मेंस जो हम कौम एक्सपेक्ट कर रही है 190, 200, 210, हैरानकुन तौर पर वो रन दिखाई नहीं दे रहे। फ्रेश पिचेस हैं, लेकिन कल हारून भाई ने इसका कहा था कि फ्रेश पिचेस हैं, इसकी वजह से जरा टीमें भी देख के चल रही हैं कि शुरू के पॉइंट्स स्कोर कर ले। हारून भाई, वैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 मैच होंगे और तीनों इतने लो स्कोरिंग होंगे? वैसे अगर नसीम ओवरऑल अभी तक अगर आप नेशनल स्टेडियम की T20 का अगर आपकी खास तौर पर PSL के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो एवरेज स्कोर बनता है 157 है। सो कराची अभी तक ऐसा कोई टॉल स्कोरिंग या बहुत हम देखें कि हाई स्कोरिंग मैचेस वो हमें नज़र नहीं आ रहे। जो पिचेस मुझे नज़र आ रही हैं वो थोड़ी सी आप नोट करें कि फास्ट बॉलर्स इसमें कामयाब हो रहे हैं। स्पिनर्स के लिए अभी नहीं है, स्पिनर्स के लिए वो नहीं है क्योंकि अभी तो फ्रेश पिचेस हैं। अभी पहला थोड़ा सा जो 5-6 दिन जो है फास्ट बॉलर्स इस पर थोड़ा सा हावी रहेंगे, लेकिन जैसी पिचेस सेटल डाउन हो जाएंगी तो बैट्समैन को मौका मिलेगा मिडिल पीरियड में, एंड देन लेटर स्टेजेस में जब आखिरी मैचेस होंगे उसमें आप देखेंगे स्पिनर्स जो हैं वो इसमें अपना काम दिखाना शुरू करेंगे। जब स्पिनर्स अपना काम दिखाएंगे तो क्या और लो स्कोरिंग हो जाएंगे क्योंकि पिचेस थोड़े से उसमें चांसेस ये हो जाते हैं कि नहीं रन्स तो होंगे, लेकिन दोनों तरफ से जो स्पिनर्स को जब आप हिट आउट करने जाते हैं उसमें आपको विकेट होने का चांस होता है, तो इसलिए उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई 160, 70 या 180 कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज फास्ट बॉलर्स लेटर स्टेजेस में जाके इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे जैसे कि आपको भी नजर आ रहे हैं। मैं इस वजह से तौकीर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, मैं इस वजह से थोड़ा सा इसमें हैरान था कि रिजवान 50 रन बना के खेल रहे थे कल, और रिजवान बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं क्या प्रेशर है ये कि वो जो जमात कराते हैं माशाल्लाह रिजवान, जब तमाम खिलाड़ी उनके पीछे खड़े होकर पढ़ते हैं नमाज। मैं एक बात ये कर रहा था कि कल एक ऐसा क्रूशल मौका था जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। 16 ओवर कर रहे थे कप्तान शादाब खान और उनके उस वक्त 5 आउट हुए थे, 5 विकेटें बाकी थी, 4 ओवर आपने खेलने थे। वहाँ पे रिजवान शादाब की 4-5 गेंदें डॉट खेल गए, पहली 5 गेंदें, और उसके बाद उन्होंने 2 रन स्कोर किया। कभी हालांकि वो अच्छी गेंदें हो, बैट्समैन कहीं थोड़ा सा शाई हुआ हो, कुछ फंसा हुआ हो, आगे की फिक्र कर रहा हो, वो बहुत सारे लोग नाजरीन नहीं समझते, लेकिन लोगों ने कहा ये रिजवान ने क्या किया कि 5 गेंदें डॉट खेल ली। इनफैक्ट ये बहुत ही हैरानकुन था मेरे लिए भी। अगर किसी ने बहुत गौर से इस मैच को देखा हो, मैंने उसको खैर बहुत गौर से देखा था, जब शादाब अपना आखिरी ओवर करने आए थे तो रिजवान ने अपने बैट्समैन को, जो उसका साथी बैट्समैन के साथ बैटिंग कर रहा था, वो ब्रैथवेट था, उसको कहा कि इसका आखिरी ओवर मैं आराम से खेल जाऊंगा। दिस इज समथिंग जो मैं अपने उस पर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि T20 में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, विकेट्स गिरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने 5 बॉलें जाया करने का मतलब यह है कि मैं एक बॉल पे 2 रन भी लेता हूं तो 10 रन आपने जाया की,
वो 10 रन आप सोचें कि आखिरी ओवर में कितना इम्पैक्ट वो करते हैं। अभी संभल के खेलने में कम से कम सिंगल तो स्कोर होता है। Actually, अगर आप हिट आउट नहीं करने जाए, फिर ब्रैथवेट खड़ा हुआ है, वो आके खेलता है, वो तो हिट करने की पूरी सलाहियत रखता है। बिल्कुल रखता है। इसलिए मैं ये फील कर रहा था कि मैं बीइंग अ कैप्टन मे भी उसने बहुत ज्यादा अपने ऊपर ये समझ लिया कि मैं बाद में उसको मेकअप कर लूंगा। देखिए ना उसका नुकसान क्या हुआ, आपने वो 5 बॉलें भी डॉट खेल दी और उसके बाद आउट होके भी चले गए। सो अल्टीमेटली उसके बाद लाला भी आउट हो गए, लाला मतलब शाहिद आफरीदी भी आते आउट हो गए। हालांकि उनको ये भी पता था कि पीछे शाहिद आफरीदी भी मौजूद है। अभी एक दो मतलब ऐसे बैट्समैन थे जो हिटें मार सकते थे। ठीक है, शाहिद आफरीदी आगे अगर पहली बॉल पे आउट हो गए, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि शायद इस तरह आउट हो जाए। 19 ओवर था, उन्होंने ट्राई करनी थी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो रमजान का वो एक ऑब्वियसली वो जब उसको रिव्यू करेगा वो सोचेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अगर उसी में आप जिस तरह रिजवान स्पिनर को खेलते हैं, वो निकल के स्टेप यूज मतलब अपने कदमों का इस्तेमाल मारते हैं। इस वक्त जो फ्लो बना हुआ है, जो फॉर्म उनकी है, जब फॉर्म होती है तो आप उसको पूरी तरह यूटिलाइज करते हैं। सो ये बहुत बड़ा वो था क्योंकि ये प्रॉब्ली ये एक रीजन बना मुल्तान सुल्तान का कि थोड़ा सा स्टिफ टारगेट में भी वो 160 प्लस पे चले जाते अगर ये इस तरीके से अगर वो बैटिंग करते। बट ये होता ही है कि देखिए वो लास्ट ओवर में टारगेट चेस करने के लिए जा रहे हैं। गिरते पड़ते इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टारगेट चेस किया, तो अगर वही 8 या 10 रन का इजाफा हो तो मैच एकदम से फर्क पड़ता है। जी लेकिन हारून भाई आपको मेजर जिस तरह से बात करें अगर स्पेसिफिकली कप्तानी की, क्योंकि हम लोग कल कप्तानी की बात कर रहे थे, कप्तानी आपको ओवरऑल कैसी लगी? देखिए मुझे तो कप्तानी में इसलिए इतना इशू नहीं नजर आ रहा बिकॉज अभी तक देखें आप टीमों को 150 से कम रन पे आउट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कैप्टन जो है वो जिन भी अपने बॉलर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको वो रोल प्ले करके दे रहे हैं। अगर वो फास्ट बॉलर को लाते हैं तो वो आउट कर देते हैं, जब स्पिनर भी एक आध बीच में आके विकेट ले लेता है। तो अभी तक तो मैं देखता हूँ कि कप्तानी का प्रेशर एज सच आया नहीं, प्रेशर आया है बैटिंग के ऊपर। 3-3 4-4 विकेट्स गिरे हैं, उसके बाद फिर बैटिंग ने संभाला है। मुझे थोड़ा सा जो इशू ये नजर आ रहा है कि जो बैटिंग ऑर्डर में मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है टीमों की, जैसे मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी देखता हूँ कि शादाब खान ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, सरफराज ओपन करने आ रहे हैं, रिजवान ने तो अपने आप को चले मनवा लिया कि वो अच्छी हर जगह बैटिंग कर सकते हैं, ही कैन बी अ फ्लोटर। बट मेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि क्या पाकिस्तान में बैट्समैन का इतना फुकदान हो गया है कि आप ऑलराउंडर्स अभी पूरी तरह मंजे में नहीं बने। क्यों कर रहे हैं शादाब खान को आप समझ सकते हैं कि वो टॉप ऑर्डर में आके बैटिंग कर सकता है, और पाकिस्तान की टीम में भी अगर नसीम आपको याद हो पीछे शादाब खान को वो नंबर 3 भी भेजा। जी तो यही समझते हैं कि शायद शादाब ने एज ए बैट्समैन लास्ट पीएसएल में बहुत परफॉर्म किया था और सब बात कर रहे थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और शायद यही वजह को वो टॉप ऑर्डर में आ रहे होंगे। लेकिन सरफराज का टॉप ऑर्डर में आना, उस पर हम आगे बात करते हैं, आज उनका मैच भी है हम भाई। लेकिन आपके ख्याल में क्या जो वो मुस्तनद क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हैं, अगर वो अपने स्लॉट पे ही बैटिंग करें जहां से उन्हें पाकिस्तान के लिए खेलना होता है, क्या ये मुल्क के लिए भी फायदेमंद है और उनके अपने लिए भी फायदेमंद है? देखिए उस वक्त होता है, मैं आपको थोड़ा सा T20 का तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये समझा दूं कि होता ही है कि आपने 2 या 3 बैट्समैन ऐसे रखते हैं जिनको आप फ्लोटर कहते हैं। जब मौका मिलेगा, अगर देखते हैं कि रन रेट नीचे जा रहा है, आप समझते हैं कि हमारे पास एक बिग हिटर मौजूद है, इसको अगर अभी कोई आउट होगा तो इसको भेज देंगे। आपको याद होगा 2 से 3 बैट्समैन तैयार बैठे हुए होते हैं। अगर आप बैकआउट में देखें 2 से 3 बैट्समैन तैयार बैठे हुए होते हैं कि जी जैसे ही देखा कि 4 से 5 या 6 से 7 रन का एवरेज है और इसको बढ़ाना है तो बिग हिटर को तैयार कर देते हैं कि नेक्स्ट तुम जाओगे। सो ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन टू स्टार्ट विद अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और उसी वक्त ही आपने अगर उस अपने जो मेन बैट्समैन को बिठा के, अब फॉर इंस्टेंस मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करता हूँ, आप मुझे बताएं आसिफ अली इज अ बेटर बैट्समैन देन शादाब या शादाब बेटर आसिफ अली? सो ये वो चीज बड़ा वैसे डाइसी किस्म का क्वेश्चन है। मैं तो शादाब के साथ जाऊंगा क्योंकि आसिफ अली ने कितनी हिटिंग करके देखें, जेन्युइनली देखें उसकी परफॉर्मेंस, दोनों का अगर परफॉर्मेंस का आप ग्राफ उठा के देख लें, मैं शादाब को फिर भी रेट कर दूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, मैं लेकिन एज अ जनरल बैट्समैन ठीक है, आप बैट्समैन के ऊपर ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसको प्रॉपर्ली हैंडल करेगा बॉलर्स को। मैं शादाब की इस कैपेबिलिटी को वो डिनाई नहीं कर रहा कि वो अच्छा बैट्समैन नहीं है। ही इज अ गुड बैट्समैन। पर्सनल अगर मैंने ओपिनियन आपको दिया था
क्योंकि मैं रिसेंट पास्ट में देख रहा हूँ आसिफ इतनी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए, उन्हें मौका लास्ट ओडीआई में, हालांकि वहां तो आप दानिश को भी मौका दे सकते थे, दानिश अजीज उसका डेब्यू बन सकता था, लेकिन आप फिर आसिफ को थर्ड कमबैक करा रहे हैं। उसका रीजन ये होता है, देखो नसीम के ओवर द इयर्स आप देखेंगे आपके डोमेस्टिक में, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, आप मुझे बताएंगे शफीक पापा से ज्यादा रन्स कौन नहीं करता था डोमेस्टिक में? मंसूर अख्तर इतने ज्यादा डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते थे, वो इंटरनेशनल नहीं। साजिद अली इतना परफॉर्म करते थे, रिजवान कितना ज्यादा परफॉर्म करते थे। अगर आपको मतलब इस तरह की मतलब आपको बहुत, आफ्ताब बलोच कितना प्रोलिफिक रन गेटर था वो डोमेस्टिक क्रिकेट। कह रहे थे वो फास्ट बॉलर से डर गए थे, इस वजह से उन्हें टीम से बाहर किया, वो वाकई डर गए थे। लेकिन होता ये है कि जब आप नहीं, आपने मेरे सवाल को घुमा गए अभी आप घुमा नहीं रहा, होता ये कि एक बैट्समैन कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर मैं बाउंसर पे अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो जब भी मुझे बाउंसर होगी, हम हमेशा याद मुझे पड़ता है कि हम आफ्ताब बलोच के ऊपर हमेशा 2 फील्डर लेके बाउंसर किया करते थे, बिकॉज किसी की वीकनेस आप देखते हैं ना जब आप किसी को आउट करने जाते हैं, तो उस शॉर्ट बॉल को हैंडल करना उसके लिए प्रॉब्लम था। लेकिन जहाँ स्पिनिंग ट्रैक होते थे, जहाँ पर अच्छी मीडियम पेस स्टफ बॉलिंग कर रहा होता था, वहाँ आप देखेंगे 400 रन भी किया। अच्छा, पाकिस्तान का कोई ऐसा बैट्समैन बताएं जो आपने देखा हो कि जो शॉर्ट पिच को अच्छा खेलता था, बाउंसर बहुत थे। माजिद खान वाज द ट्रेमेंडस बैट्समैन। साजिद अली कैसे खेलते थे अगर आपको याद हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, ऑब्वियसली ही वाजंट दैट बैड। उनकी एरा की जरा बात करते हैं ना, जरा कौन से बात क्रिकेट की अगर आप बात कर रहे हैं, ज़हीर अब्बास वाज अ वेरी गुड बैट्समैन। उसने भी जब भी हमने देखा उसने शॉर्ट पिचेस को अच्छा खेलते थे। प्रॉब्ली सलीम मलिक के लिए कहते हैं जरा थोड़ा सा, इसलिए चूहा नाम रखा हुआ था उनका। नहीं, सलीम मलिक वाज अ वेरी कैलकुलेटेड बैट्समैन, बड़ा वो ज़हीन बैट्समैन थे। उनको देखिए होता है कि आपको एक मेरी बात हो रही है शॉर्ट पिच से डरना, अभी मैं खेलने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डर का एलिमेंट नहीं होता, उसको मैनेज करना होता है। आप क्या समझते हैं यार, 150 या 160 के ऊपर अगर कोई बॉलिंग कर रहा है, अव्वल तो 135 और 140 के दरमियान हम ज्यादा देख रहे हैं जो लोग बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप 6 बॉल में आपको पता है कि बाउंसर भी आना है, सब कुछ होना है, तो आपने अपने आप को सारा साल प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशन आपका है, उसके बाद अगर आप गेंद से डरेंगे, गेंद से ही तो प्यार करना है हमने। गेंद से डरने वाली बात मैं नहीं मानता, उसको अच्छी तरह खेलना इज समथिंग ये मुश्किल है। अच्छा, एक सवाल है हारून भाई के, जिस तरह से आगाज हुआ पीएसएल का, सरफराज ने आके बैटिंग की, ओपन कर लिया, लोगों ने बड़ा सवाल किया, अब शादाब आके अपने आप को ऊपर ट्राई कर रहे हैं, और जिस तरह से बात कर रहे हैं कि दानिश अजीज को खिलाया जा सकता था लेकिन आसिफ अली को खिलाया, तो ये जो सारे सर्कमस्टांसिस बन रहे हैं, इतना ये आपको नहीं लगता कि जो चीजें बैकफायर करेंगी वो बाद में रन रेट खराब होने का सबब बनेगी, इसमें या फिर मोरल डाउन रहेगा टीम का? बिल्कुल होगा, अगर आप हारते चले जाएंगे तो मोरल तो डाउन ही होगा। होता ही है कि आपकी जो टीम का थिंक टैंक है वो आपकी टीम मैनेजमेंट है, जिसमें कोचेस हैं और उसके साथ कैप्टन है। आप मुशावरत से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस स्ट्रेटजी में ये सारी चीजें आप सामने रखते हैं कि जी अगर दानिश भी अवेलेबल है, आसिफ अली भी अवेलेबल है, तो किसको खिलाना है। तो जो मेजॉरिटी कंसेंसस वहां बनता है उसके मुताबिक वो टीम स्ट्रेटजी में उसको खिला देते हैं। बाद में जब परफॉर्मेंस होती है तो वहां पता लगता है कि यार हमारा डिसीजन बैकफायर कर गया। फॉर इंस्टेंस अगर आप टॉस, टीम ने मीटिंग की, फैसला हुआ कि जी टॉस जीतेंगे, हम पहले बैटिंग कर लेंगे, ठीक है, टॉस हुआ और ये बैटिंग कर ली, पता लगा 26 पे 4 आउट हो गए, तो वो बैकफायर कर गया। स्ट्रेटेजी आपकी बैकफायर करती है, लेकिन प्लेयर की एबिलिटी को आप नहीं चैलेंज कर सकते। अगर आप देखें तो वो ज्यादा फर्क नहीं होता, किसी को किसी से स्ट्रेटेजिकली आपको कौन सी टीम बहुत तगड़ी लगती है या स्ट्रांग मालूम होती है इस पर? मैंने आपको कल भी कहा था कि मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अ डार्क हॉर्स, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि उसके पास वो कैपेबिलिटी नजर आ रही है मुझे, जिसमें लो डाउन इन द ऑर्डर उनके पास बैट्समैन है, मैच फिनिशर है, आज कर दिया उन्होंने। ग्रेगरी ने आप देख लेंगे जिस तरीके से आगे नीचे से उनके भी कोई 6 आउट हो चुके थे या 5 आउट हो गए थे। सुल्तान लग रहा था जीत गए, ऐसे लग रहा था। उन्होंने जो 7th विकेट की पार्टनरशिप दी है 6 आउट होने के बाद, वो मैच टर्न करके चली गई 7th विकेट। दिस इज वेयर मैंने अगर याद हो कि हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास कम से कम 8 ऐसे, जब आप अपने प्लेयर्स उतारते हैं तो 8 ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो कि आप किसी वक्त हिट मार के आपके मैच को चेंज कर दें, क्योंकि आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड में नजर आता है। वेरा दूसरी टीमों में अगर आप देखो तो एज सच लाहौर कलंदर में आपको टू सम एक्सटेंट ये चीज नजर आती है। हालांकि जो मुल्तान सुल्तान की टीम में आप देखें शाहिद आफरीदी भी नंबर 8 में बैटिंग कर रहे हैं। जी सर, अगर मुल्तान की मैं बैटिंग देख रहा था कि रिजवान के साथ क्रिस लिन ओपन करने के लिए आए हुए, रूसो 3 पे आ रहे हैं, शुएब मकसूद आ रहे हैं, और शुएब इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में। अब देखें वो तो मारते हुए बाउंड्री पे कैच हो गया, वरना दूसरी गेंद ही वो फास्ट बॉलर को ऐसे मार रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ा आउट हो गया। लेकिन अब भी मेरा एक सवाल आप दोनों से यहाँ पे कि कुछ पर्सनल गोल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं पेशावर जल्मी की बात कर लेता हूँ तो हैदर अली
यंग बैट्समैन है, 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं, वो 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, शुएब मलिक 3 पे बैटिंग कर रहे हैं। मैं पर्सनल गोल की बात कर रहा हूं, जैसे सरफराज ओपन करने के लिए आ गए। कुछ ऐसे पर्सनल गोल्स मुझे थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि या तो इस साल वर्ल्ड T20 है, सबकी नजरें इस पर है कि मैं नजर आ जाऊं और मैं जाऊं। देखिए ये तो क्यों नहीं, आई थिंक लेकिन इसका मकसद वो आप अपना जो एक मोमेंटम होता है वो खराब कर रहे हैं। ये जो नसीब ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हम बाहर बैठे हुए इस चीज को हम देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या वो चीजें की हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उसको किस तरीके से देख रही, जो कि पेशावर ज़ल्मी की। मुझे ये फील हो रहा है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि शुएब थोड़ा सा आउट ऑफ फेवर हुए हैं सेलेक्टर से, वो पिछले कई मैचेस यानी कई सीरीज में उनको नहीं सिलेक्ट किया। हफीज का भी इशू आपको नजर आया था, लेकिन हफीज ने परफॉर्मेंस करके वापस अपनी टीम में आगे बड़ी अच्छी जगह बनाई। और फिर वो वजीर आजम से जाके मिल लिए, फिर बाहर हो गए। कौन? हफीज नहीं, बाहर होना या ना होना, आई डोंट थिंक सो कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल ऐसा हो सकता है कि वो किसी इतना इन्फ्लुएंस करे कि जी किसी को खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं किया होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जिनको लगाया है उनका तो इन्फ्लुएंस है ना। लेकिन ऐसा अगर है तो भी गलत है, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि आप फेयर रहें इररिस्पेक्टिव, आपको। और क्या हफीज के साथ गलत नहीं हुआ था? अगर हफीज T10 में खेलने चले गए थे मिसाल के तौर पे, नसीम में हफीज के बारे में क्वारंटाइन में आ गए थे, कहने का मकसद है सिर्फ एक दिन डिले हफीज की क्वारंटाइन के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। जाने से पहले क्या आपने, मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। हफीज के लिए एक दिन का क्वारंटाइन आपने बर्दाश्त नहीं किया, वो बैट्समैन जो पिछले 1 साल से आपके लिए सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा था, एक दिन का क्वारंटाइन, उसने कहा था मैं आज नहीं, मैं कल आ जाऊंगा, मुझे आज फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, इन्होंने कहा फिर आप सिलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन कल का वाकया सबके सामने है कि आधे घंटे बैठी रही लाहौर कलंदर्स की टीम बस में और बाहर होटल से निकल के नहीं आई पेशावर ज़ल्मी की टीम, इस वजह से कि उनका कप्तान और कोच अगर होगा टीम में तो वो आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बजाय इसके कि अपने SOPs को मजबूत करता, वो जाके उस टीम के आगे जो है वो बैठ गया। क्या ये बेहतर था या नहीं था? आप कर लें। सवाल का जवाब चाहिए होगा मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रिकेट हंगामा PSL सीजन 6। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले नसीम भाई ने सवाल किया हारून भाई कि क्या वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने SOPs की जो पूरा बायोसिक्योर माहौल है, सारी इन चीज़ों की लाज नहीं रख सका इसमें पूरी सारे SOPs की? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि नसीम ने रेज किया है। मैं इसके 2 हिस्सों में इसका जवाब दूंगा। पहला हिस्सा क्योंकि सीरीज़ के ऊपर था जिसमें हफीज़ के मुतालिक नसीम ने पूछा कि हफीज जो है उस बायोसिक्योर बबल में उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं आ सका। तो होता ये जब आप बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं ना किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो उसमें पहले से ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो जाती हैं कि जी ये बायोसिक्योर बबल इस वक्त शुरू होगा और इस वक्त इसका एंड होगा और इतने इतने दिन आपने क्वारंटीन में रहना है। जब साउथ अफ्रीका के साथ ये एग्रीमेंट हो गया तो वो एक डेट तय हो चुकी थी, वो चाहे 3 थी या 4 थी। इसीलिए जब हफीज से जब बात हुई तो उसको कहा गया कि आप 3 तारीख को अगर आ जाएंगे तो हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप 3 तारीख को नहीं आए तो हम मजबूर हैं बिकॉज ऑफ दैट SOPs, जो कि उन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। क्योंकि होता यह है कि जो PCB के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है वो सही तरह आके इनको बताते नहीं है चीजें कि क्या वजह थी, किस वजह से हमने प्लेयर्स को नहीं बताते। ठीक है ना, प्लेयर्स को नहीं, मीडिया को। मतलब आपको बताना चाहिए कि रीजंस, एक्चुअल रीजंस क्या है। अब जैसे ये जो बात की, अब क्योंकि डोमेस्टिक लीग थी, आप देखिए मैं जो इसका फर्क ला रहा हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक लीग थी और वो फ्रेंचाइज उन्होंने प्रेशर डाला होगा कि ये कैसे हो सकता है कि मेरा कप्तान और मेरा कोच जो है वो अंदर ना जाए, और वो तो सिर्फ हमसे मिला है क्योंकि इसमें ये थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकते थे। अब वो निगेट कर दिया उन्होंने वो चीज जो हफीज के ऊपर अप्लाई की इन्होंने, और यहाँ पर आके आपने जो है अपने हथियार डाल दिए इन दैट सेंस कि वो इनफैक्ट अगर आप इतने वो थे तो करते ना 3 दिन का क्वारंटीन, लेकिन उनको खतरा था कि PSL होगी या नहीं होगी। लेकिन अरुण भाई क्या हमारा इदारा कमजोर है कि हम एक फ्रेंचाइज मिसाल के तौर पे क्या हमारा SOPs जो है हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, हम जो कानून बनाते हैं हम उसकी पासदारी नहीं करा सकते, हम इतने कमजोर हैं? जी ये तो नजर आ रहा है ना, कि ये तो नजर आ रहा है कि इसी वजह से तो आप देखें ना, आधा घंटा अगर लाहौर कलंदर की टीम बस में बैठी और पेशावर ज़ल्मी की टीम आके बैठी नहीं बस में और गई नहीं वो उसके लिए, सिर्फ इस वजह से कि अगर उनका कप्तान और कोच अगर नहीं जाएगा तो वो नहीं खेलेंगे। तो देखिए इससे पहले बोर्ड ने जो अरुण भाई प्रेस रिलीज जारी किया उसमें नाम भी नहीं दिया है, नाम किसी को सिर्फ उस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि एक फ्रेंचाइज ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, हमने उनकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली। तो इवेंट टेक्निकल कमेटी में लेके, जो एक आसान तरीका यही था कि उसको इवेंट टेक्निकल कमेटी के पास चले जाते हैं। टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन भी तो नदीम खान है। नदीम खान है, CEO है। नहीं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर नदीम खान। ऑब्वियसली वो तो बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना सेफगार्ड तो करना था ना,
लीग बचानी थी, ब्रांड बन चुका हुआ है, उसको आप किसी तरह से नुकसान। सर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जिस दिन हम कॉन्ड्रेड होटल में ठहरे हुए थे, जिस वक्त PSL सेकंड एडिशन था, शर्जील खान का और खालिद लतीफ का केस हो गया। जी बिल्कुल। उनको सुबह सुबह उन्होंने रवाना कर दिया। अब उसी दिन हम होटल में सारे लड़के जमा, इंटरनेशनल, वो एक ही सारी टीमें ठहरी हुई थी। मुझसे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कौन प्लेयर नहीं था जिसने कहा क्या नसीम भाई मेरा भी नाम आ रहा है, मेरा भी नाम आ रहा है। एक हलचल मची हुई थी वहाँ पे कि मेरा भी नाम है सर, मैं सुन रहा हूँ मेरा भी नाम आ रहा है, वो कह रहा है मेरा भी नाम आ रहा है। तो मैं कहा यार ये क्या है। मैंने फिर एक बीपर दिया, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले काम करता था, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे लड़के कह रहे हैं। तो मुझे जो है वो ऐसा, उस वक्त नजम सेठी साहब ने कहा कि नसीम को कहना ज़रा मुझसे आके मिले इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, मैं उस वक्त था नहीं, जब मैं वापस आया तो नजम सेठी साहब सो गए थे। सुबह के टाइम में इत्तेफाक से वो नीचे लिफ्ट था, वो 48 मंजिला होटल थी, नजम सेठी साहब लिफ्ट से ऊपर से नीचे आ रहे थे। मैंने लिफ्ट में अंदर गया तो सिर्फ मैं और सेठी साहब थे। मैंने कहा सेठी साहब कह रहे मैं तुम्हें कल से कह रहा था। मैंने कहा सर मैं यही आपसे कह रहा हूँ, हर लड़का पूछ रहा है, हर लड़का पूछ रहा है कि क्या मेरा भी नाम है, मेरा भी नाम है। सर ये वाली सूरत हाल हो गई है यहाँ पे। तो एकदम पहले वो तो डिसीजन यूँ लेते थे, इनकी तरह थोड़ी है, वो तो डिसीजन लेने के बहुत माहिर थे। वो यूँ करके एकदम सोचते रहे, कहने लगे यार क्यों लड़के क्यों परेशान है। तो एक तो पहले तो वो सेफ खेलते थे बड़े अंदाज से। मैं कहा सर है वो परेशान है। तो आप देखें डिसीजन मेकर कैसे होते हैं। उन्होंने कहा जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले, कहने नसीम सुनो फ़ोन लगाओ अपना। मैंने फ़ोन लगाया उनके ऊपर, कहने लगे कि सवाल करो अपना वही दोबारा। तो मैंने कहा सर वो यहाँ पे लड़के जो है वो सारे पूछते फिर रहे हैं, कहने लड़कों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई पे आता है कि हम एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे, कोई चेयरमैन कहते हैं नहीं हम एक मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। उन्होंने यूँ करके कहा लगाओ कैमरा, किसी लड़के को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो थे वो जा चुके हैं वहाँ पे, बाकी अपने खेल पे फोकस करें और अपनी लीग को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू, खत्म। इतनी बात की उन्होंने। कहने का मकसद है वो तमाम के तमाम लड़के रिलीफ हो गए। जी आप डिसीजन लें। ये जो बात देखो होता क्या है, जब आप कोई भी SOP बनाते हैं ना, तो आप एक कोई ना कोई विंडो ऐसी रखते हैं जिसमें से आप वहां से निकल सकते हैं। अगर ये जब SOP बनाया था तो उसमें एक चीज और ऐड कर दी जाती कि जी ऐसी सूरत में फ्रेंचाइजीज को इस बात की इजाजत है कि वो उस चीज के खिलाफ अपील कर दें। फिर वो टेक्निकल कमेटी जो है उसको देख के इसका फैसला करेगी विद इन 12 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, ताकि इशू ही ना होता। और उसके बाद जो इंटरेस्टिंगली जो अगर आप उस रिलीज में देखेंगे, आखिर में PCB की प्रेस रिलीज में ये भी लिखा हुआ है कि PCB फर्दर इस मामले के ऊपर कोई फर्दर बात नहीं करेगा। ये बात भी नहीं करने की पोजीशन में। और भाई असल में मामला पता है कि आपको पता है कि फ्रेंचाइजर्स और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक डेडलॉक बहुत शिद्दत वाली थी, अरसे से चल रहा है। इतनी शिद्दत वाली डेडलॉक थी कि भाई हम कमाएंगे कहाँ से, हमें कोई रिलीफ दिया जाए। डॉलर जिस वक्त हमने साइन किया था 105 रुपए का डॉलर था, आज 170 रुपए का डॉलर होता जा रहा है, 160 रुपए का डॉलर होता जा रहा है। हमें पैसे कितने बढ़ गए हमारे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनके दरमियान डेडलॉक था। तो वो जो 6 फ्रेंचाइजर्स थे वो एक पेज पे थे। वरना सर अगर कल का जो इंसिडेंट था, लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया भी शोर मचा सकती थी अगर वो जो लड़ाई लड़ रहे थे उस एक पेज पे नहीं होते कि भाई हम बैठे हुए भाई जब खिलाफ वर्जी हुई है तो ये नहीं खेलेगा। देखिए वहां मेन बॉल आ रहे हैं, अगर वो नहीं खेलता है तो लाहौर कलंदर्स को फायदा होता है। वैसे में बड़ा ज़र्फ की बात है, खैर ये बड़े पेशेंस की बात है। दोस्तियां बड़ी गहरी चल रही हैं। हाँ, कुछ तो है। आपने अपने इसको भी देखें, एक्चुअली ये भी अपने ज़हन में रखें, ब्रांड भी बचाना है सर, बचाना है। तो आई थिंक जो भी था ये मतलब ये एक किस्म का लेसन है कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप जब SOPs बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको सोच समझकर आप आज भी ऐसा सोचते हैं कि ये अपने लेसन से सीखते हैं? अगर सीख रहे होते तो चीजें बहुत बेहतर हो चुकी होती। नहीं बहुत सारे सवाल चले अब क्रिकेट पे आते हैं। आज के मैच की बात करें, पहले मैच की बात करें। एक आखिरी जाते जाते ये फखर को क्या हो गया 15 गेंदों पे 15, कौन से फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आ रही है? टेस्ट भी खेलना ना आगे। मैं एज ए बैट्समैन मैं आपको बताऊं कि क्या गुजर रही होती हो आपके ज़हन पे। होता ये है कि आप अपनी टीम से जगह लूज कर चुके हुए हैं, यू नो ऑब्वियसली आप उसको वापस आना है आपने, तो आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहे हैं यार मैं थोड़ा सेल्फिश तो नहीं हो जाए, इसको सेल्फिश कह सकते हैं आप। यही कहेंगे अपने आप 2 से 3 ओवर यू नो ताकि मैं सेटल डाउन हो जाऊं, उसके बाद मैं मेकअप कर लूंगा। देखिए ये ऐसे प्लेयर्स हैं, यू नो शाहिद आफरीदी हो गए या फखर जमान हो गए, शकील हैं, अगर वो 3 से 4 बॉल डॉट भी खेल जाते तो अगले 5 बॉल में वो उसको मेकअप करते हैं। तो उनके ज़हन में ये चल रहा होता है। मेरे अपने नज़ीर, क्योंकि मेरी फखर जमान से बात हुई थी, मैंने एक चीज़ उसको कही थी, मैंने कहा तुम हर बॉल को जो है ना तुम ऑन साइड पे खेलने की कोशिश कर रहे हो,
यानी ऑफ स्टंप की बॉल को भी तुम ऑन साइड On-side खेलने की कोशिश कर रहे हो। कल भी अगर आप देखोगे, मैंने कहा तुम्हारा इतना स्ट्रोक अच्छे है कि तुम उसको ऑफ साइड पे भी खेल सकते हो। जो गेंद तुम्हें ऑफ स्टंप में मिलती है तुम उसको मिड ऑफ के ऊपर से, कवर के ऊपर से भी मार सकते हो। तुम उसको जब वहां लेके जाते हो तो तुम्हारा बैट का जो है ना, आधे से भी ज्यादा हिस्सा तो बैट आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरा ब्लेड मिलना चाहिए। जी 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 जी। सो इस वजह से आप देखते हैं कि उसके टॉप एजेस हो जाते हैं, यहाँ से खींच के आप लाओगे ऑफ स्टंप के बाहर से। अच्छा, एक बात है हारून भाई कि इतने इतने साल उनको खेलते हुए हो गए, अगर ये चीज आज भी ठीक नहीं हो रही तो ये चीज कब ठीक होगी? देखिए ये चीजें मैं आपको बताऊं कि ये पिन पॉइंट तो कर देती है, जैसे मैंने उसको अगर ये चीज को बता दी कि यार ये प्रॉब्लम थी, तो अब तो ये प्लेयर के ऊपर है ना कि वो उसको उसी के ऊपर काम करता रहे। डिफरेंस बिटवीन शर्जील एंड फखर, इस सवाल का जवाब चाहिए होगा मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आई थिंक शर्जील इज More कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा उसके ऊपर आप इस चीज का ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर वो खड़ा रहा तो लंबी नहीं खेल सकता है। वेयरएज फखर आपको हर वक्त ऐसा देगा कि अभी आउट होने का, और एक्स्ट्रा जान मारने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा जान मारने। हालांकि जब आपके पास देखो जो अच्छे स्ट्रोक मेकर्स होते हैं, जो कि बॉल को बाउंड्री से बाहर भी फेंकने वाले होते हैं, वो तो बड़े कैलकुलेटिव आप डिविलियर्स को देखें, हर चीज में जब वो आता है, आप देखें इवन कोहली को देख लें, जितने भी आप रहाणे को देखें, हर कोई अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कोशिश करता है कि मैं कम से कम 20 से 25 बॉलें तो खेलूं ना। 20-25 बॉलें खेल के अगर मैं 40-50 करता हूं तो मैंने टीम के लिए तो अच्छा कंट्रीब्यूट कर दिया ना। और आप कामयाब भी जब ही होते हैं जब आप टीम के लिए खेलते हैं, ज्यादातर सेल्फिश नाकाम हो जाते हैं। ये मैंने देखा है जहाँ क्योंकि वो एक कुदरत की भी कुछ सपोर्ट आ जाती है आपके साथ। यू प्ले फॉर योर नेशन, फॉर योर टीम। आज कुदरत किसको सपोर्ट कर रही है? लाहौर कलंदर्स या कोयटा ग्लैडिएटर जो कि पहला मैच खेला है? प्रेशर तो डेफिनेटली कोयटा ग्लैडिएटर पे है, वो पहला मैच हार चुकी है। लाहौर कलंदर जीती हुई है, चांसेस हैं कि लाहौर कलंदर जो है अपनी टीम में कोई तब्दीली नहीं करेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स डेफिनेटली अपनी उसकी सोच, उनका जो थिंक टैंक है, सोच रहा होगा यार हमारी बैटिंग ने काम नहीं किया, मे बी हम एक ऑलराउंडर डाल दें, मे बी एक बैट्समैन और डाल दें, देन वो बैटिंग ऑर्डर का भी सोचेंगे। ओपनर से हम जाएंगे। अब आई एम नॉट श्योर, मेरे अपने नजदीक तो अगर सरफराज ऊपर आ गए हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ होगा। सोशल मीडिया ने बहुत बातें की हैं, सारे लोग कह रहे हैं, हो सकता है उसके टीम मैनेजमेंट भी कह रही हो यार तुम अपने नंबर पे ही आ जाओ, ओपनर को ही ओपन भेज देते हैं। सो इससे भी टीम का सेटल होने में देर लगेगी। लाहौर कलंदर अपने उसी माइंड सेट के साथ आगे बेहतर करने की कोशिश करेगी और ये नए कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो फिर इफ एंड बट्स वाली बात आ जाएगी, यार ये करेगा। लेकिन लाहौर कलंदर्स प्लेड विदाउट देयर टू मेन फास्ट बॉलर, हारिस रऊफ अवेलेबल थे, दिलबर नहीं थे, उसके बगैर वो मैच जीत के आ रहे हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं उनमें से कोई भी एक कमबैक करता है तो वो ज्यादा मजबूत होंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना लाहौर कलंदर का नसीम, वो ये है कि लाहौर कलंदर की एक हाई परफॉर्मेंस सेक्टर में उनके वो प्लेयर्स जिनको वो डेवलपमेंट के तौर पर उन्होंने सिलेक्ट किए हुए होते हैं, वो मुसलसल ट्रेनिंग पे होते हैं। Whereas आप देखेंगे बाकी किसी दूसरे ग्लैडिएटर्स करते हैं, उनका अपना केसीसी स्टेडियम पे डेली ट्रेनिंग है, होती है। लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज कि वो अगर आप लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर और केसीसी के ग्राउंड को अगर आप मिलाएंगे, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जमीन आसमान। लेकिन सर कहने का मकसद है वो 30 साल से 25 साल से कर रहे हैं, इन्होंने अभी शुरू किया है। लाहौर कलंदर ने तो अभी अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुरू किया है, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जो है वो 25 साल से जो है वो चला आ रहा है। पुराने लड़के, नए लड़के, क्रिकेट क्लब तो कुछ और है ना, वो तो आगे से प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ देखे ना आकिब जावेद कोचेस पूरे वहाँ पर मौजूद होते हैं, पूरा साल वो उसमें लगाते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि मोइन जो है वो कितना वक्त जो है वो यहाँ पर जब ये कैंप लगता होगा या ट्रेनिंग। मोइन तो नहीं आते, लेकिन ये और कोचेस होते हैं। आप खुद सोचिए ना, बिकॉज मोइन इज द मेन मैन यहाँ पर, तो मोइन नहीं देखना ना अपनी टीम को, स्ट्रेटेजीज, डेवलपमेंट। असल में लाहौर कलंदर सिर्फ लाहौर कलंदर एक फ्रेंचाइज को देख रहे हैं, ये अपना क्लब भी देख रहे हैं, ये अपना उमर एसोसिएट्स भी देख रहे हैं, ये अपने इनकी 3 चीजें, तो इनकी ट्रेनिंग का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, शायद ये वजह भी हो सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए इस वक्त तो आपकी पूरी फोकस PSL जो कि एक T20 वर्जन है, आपके पास जो ये लॉट है इसमें जो पाकिस्तानी लड़के जो आपके पास मौजूद हैं उनको किस फुटिंग के ऊपर तैयार करना है। अब रिप्लेसमेंट की आप बात कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इनके 2-3 प्लेयर अनफिट हो जाते हैं, क्या कोयटा ग्लैडिएटर के पास रिप्लेसमेंट में वो बैकअप मौजूद है जो लाहौर कलंदर के पास मौजूद है? सो ये मेरा कहने का मकसद ये था कि उनके पास बहुत अच्छा चेंजेस क्या आपको, ठीक है एक टीम तो जीती हुई है, उनका अगर कोई फिट हो जाता है बॉलर तो इन हो जाएगा, कोई एक चेंज हो जाएगा, बाकी तो सेम बैटिंग के साथ वो जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या चेंज करना चाहिए आज के मैच में? मेरे अपने नजदीक तो आज प्रॉब्ली अनवर अली और हसन खान को इनको
In place जरूर of? करना है। नसीम शाह को मैं अपील करता हूँ कि उसको ठीक है। नहीं खेलना चाहिए इसमें, और एक आध स्पिनर की जगह पे, क्योंकि हसन खान खुद भी बॉलिंग कर लेते हैं। साइम अयूब को तो मैं कैस करना ड्रॉप करूँ। कैस को ड्रॉप करना चाहिए। कैस को ड्रॉप करना चाहिए। मेरे अपने ठीक नजदीक है। कैस आप कल तो कह रहे थे कि केस को आगे मौका मिलना चाहिए। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन आ गई ना, मैं तो उस वक्त बात कर रहा होता कि अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर पीछे मैच के जीत चुकी होती तो वो प्रॉब्ली उसी के साथ चली जाती। ठीक है, इसीलिए आज की दूसरे मैच की बात नहीं, करें। आज दो है ही नहीं, आज एक ही मैच है। है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ हाँ, आज एक 7 बजे मैच शुरू होगा। एक 7 बजे तो शावर वाले में मुल्तान नहीं है। नहीं तो फिर भाई एक मैच करना है डिस्कस। रात को सो जाएगा, थोड़ी देर में अच्छा होता है। अच्छी तो मैं एक बात ये कह रहा था, ओपन किसके साथ जाएं? सरफराज के साथ जाएं? अगर गेल एक मैच के लिए अवेलेबल है तो गेल और बैंटन करें, और जो ये रन रेट अपना खराब करके आ रहे हैं, 120 रन इन्होंने स्कोर किए थे, और उसको बेहतर करें। मैच भी नहीं जीते। देखिए जो ये नेट रन रेट वाली बात है नसीम, अगर हम मैच ही नहीं जीतेंगे, हमने नेट रेट इंप्रूव करके क्या करेंगे? आपको मैचेस जीतने भी तो चाहिए ना। जब आप नंबर ऑफ मैचेस आप जीतेंगे और उसके बाद कहीं आपको ऐसी टायर बढ़ गई, अगर 4 मैच 5 मैच 6 मैच, तो वो उस वक्त जाके फिर आपका नेट रन रेट का एलिमेंट आएगा। मेरे अपने नजदीक बैंटन को और क्रिस गेल को ओपन जाना चाहिए, मेरे अपने नजदीक, और आजम खान को नंबर 3 जाना चाहिए। आजम खान नंबर 3 बैटिंग करे ताकि वो जो पावर प्ले है उसको यूटिलाइज करे अगर कोई आउट हो जाए। मेनली आपका, और फिर अनवर अली को आप शामिल कर रहे हैं, वो नीचे आके बैटिंग कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली नीचे आके बैटिंग करेगा। हसन को शामिल कर रहे हैं तो वो नीचे आके बैटिंग कर रहे हैं। सरफराज 4 पे खेले, आप ये समझते हैं। और अगर सरफराज 3 पे आता है, मिसाल के तौर पे अगर विकेट जल्दी गिर जाती है तो थोड़ा वो लेके चलता है बारी को, एक तेज खेलने वाला ऑलरेडी मौजूद है। मैं इस चीज के ऊपर नहीं बिलीव करता। T20 में आपको देखें, आज अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको इंटरनेशनल मैच का मैं आपको इस वक्त हवाला दूं, आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, 19 पे 3 आउट थे। न्यूजीलैंड के शुरू में 19 में 3 आउट थे, उसके बाद उन्होंने बैटिंग ऑर्डर को जो भी उनका था सेटअप उन्होंने चेंज नहीं किया, 184 पे फिनिश किया और ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करके मैच जीत लिया। ठीक है। सो इसलिए T20 में आप जो है ना इसके किसके साथ जाएंगे आप, कोयटा या लाहौर? आई थिंक लाहौर, बिकॉज ऑफ पिछला मैच भी जीती हुई है, कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ था। टॉस प्रॉब्ली वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सेकंड टाइम जो है वो आप टॉस बहुत फैक्टर के साथ वैसे मैं कोयटा या लाहौर? मैं तो ऑब्वियसली कोयटा की बात तो करेंगे, लेकिन टॉस देखो इसमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोयटा जिस बुरी तरीके से हार के आ रही है वो प्रेशर में जरूर होगी, लेकिन वो बाउंस बैक अब उतना ही स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। वैसे बाउंस बैक करने का वो जो है सर क्वालिटीज भी सही रखती है कोयटा ग्लैडिएटर्स, इसमें कोई शक नहीं है। विनिंग स्ट्रीक अगर उनकी देखते हैं या विनिंग परसेंटेज देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है कोयटा ग्लैडिएटर्स की बाकी टीमों से। उनका एक मिजाज रहा है, लेकिन लास्ट PSL उनका सबसे खराब गया था कि जिसमें वो प्लेऑफ में भी नहीं आ सके थे। उसमें कोई एक मैच ऐसा भी था कि जहां पे लास्ट में किसी टीम ने अपने पूरे प्लेयर्स नहीं खिलाए थे, कुछ चीज ऐसी भी हुई थी। फिर लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स को ट्रेवल बहुत करना पड़ा था, उनका कोई होम ग्राउंड नहीं। 4 सेंटर्स पे पिछले साल ये इशू था उनके लिए, वो काफी उस पे नदीम साहब ने इसकी सबके सामने, मैं इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था, वो सारे लाइन से खड़े हुए थे और सबके सामने चीख रहे थे वो मेरी टीम के साथ ये हुआ है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो लेकिन इस दफा तो खैर ये नहीं, लेकिन आई थिंक डेलपोर्ट भी इनके पास मौजूद है। मतलब ऐसा नहीं कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है बुरी, आप समझते हैं कि डेलपोर्ट की जगह बनेगी, क्योंकि आपने बैन कटिंग को भी शामिल करना है, आपने क्रिस गेल को तो खिलाना है। 4 प्लेयर्स आप खिला सकते हैं जी, क्रिस गेल को खिलाना है, क्रिस गेल है, बैंटन है, और उसके बाद आपके पास बैन कटिंग है, और एक आध प्लेयर आप डेलपोर्ट को उसमें डेफिनेटली डाल सकते हैं अगर आप। ठीक है, जैसे आप जा रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, सर आप जा रहे हैं लाहौर कलंदर्स के साथ। मैं लाहौर कलंदर्स के साथ जा रहा हूं बिकॉज ऑफ देयर एंड देन अगेन मैं साथ ये भी कह रहा हूं कि टॉस वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज वेल। ठीक है, मैं पर्सनली जा रहा हूं लाहौर कलंदर के साथ। तो जो है नसीम भाई, आप कंफर्म श्योर है ना? काय कोयटा कोयटा। कल की जो दोनों प्रेडिक्शंस मेरी थी वो वही टीमें जीती, तो मैं तो इन्हीं के साथ जा रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच नसीम भाई, थैंक यू सो मच हामिद भाई। तो देखते हैं जी आज कौन जीतता है मैच। कल तक के लिए हम सबको याद दीजिए, अल्लाह हाफिज।